हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए भारतीय इतिहास से रिलेटेड यानी जितने भी हमारे मध्यकालीन है या प्राचीन है, इन सभी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा का मैदान और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन। यानी मगध एवं अंग की बात करेंगे तो ये महाजनपद काल के समय ये राज्य थे और इनकी जो मैदान है वो कहाँ किसका हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान है। ठीक है, उस समय जो महाजनपद हमारे थे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में पटना, गया तथा शाहाबाद में स्थित था जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी कौटिल्य जो है ये तक्षशिला में जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्या थे? अध्यापक थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का एक केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विचार करना है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय शासनकाल के दौरान आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था या दौरा किया था। उपयुक्त में से देखना है कि फ्रेंड्स कौन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं। चलिए इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अतः इनमें से कोई कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासन मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, जिसको मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि
प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 20 का क्या है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ का आज का जग नहीं लगी है, जो इसकी उत्कृष्ट निर्माण को कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी खीर भवानी मेला कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्री चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले और त्यौहार हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, कामदक, चरक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पर कामंदक। कामंदक के द्वारा जो है ये नीतिसार जो है लिखा गया था। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं डिस्कस। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत की राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में भी लिखी गई है। ठीक है, आगे इसमें फ्रेंड्स इसमें सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। जैसे चरक है, ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है, विशाखदत्त है, तो इसको क्या करना है? मिलाना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 2 1 4 3, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 3 2 1 4 1 और ऑप्शन डी जो है 1 4 3 2। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं। जो चरक है ये एक चिकित्सा थे। जो ब्रह्मगुप्त थे ये गणितज्ञ के महान ज्ञाता थे। और रामहेर जो है एक ज्योतिष थे और विशाखादत्त जो है क्या थे? एक नाटककार थे। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वतश्रेणी से नीलगिरी के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य जो है ऐतिहासिक दक्षिणापथ जो है नामक क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, इसका हम लोग चाहेंगे तो डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाला एक क्या है? एक मार्ग है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। बलबन ने जो है नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। ये जो है एक फारसी त्यौहार है। ठीक है, बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को क्या किया था? शुरू किया था। यानी सिजदा और पैबोस का प्रथा किसने शुरू था? तो ये जो है बलबन ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी ये इब्न बतूता जो है मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था।
वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इनका शासनकाल था, ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रश्न है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन ए चेरो राजवंश, ऑप्शन बी ओइनवा राजवंश, ऑप्शन सी कर्नाट राजवंश, ऑप्शन डी पिथिपति। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, यानी कर्नाट राजवंश जो है इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी की भी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश एवं सिमरा वंश 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नागपंथियों ने जो है उत्तर भारत में जो है इस भक्ति धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। नाथपंथियों, सिद्धों एवं योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। फुतुहात आलमगीरी जो है ये जो है ईश्वर नागर के द्वारा जो इसको लिखा गया है। और ये कब लिखा गया तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्कस। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदीस नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार जिसे कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कैम्बे और ऑप्शन डी जो है ब्रोच। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थयात्री शुरू सूरत से ही जाते थे। सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि चलिए इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर हमको क्या करना है? विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हमको देखना है कि इसमें ऑप्शन इसका कौन सही है। जैसे ऑप्शन ए की बात करेंगे तो केवल 1 और 2, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो 1, 2, 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 3 और 4। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, आगे इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को मध्य एशिया की फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, यानी मराठा प्रशासन में जो है अष्टप्रधान था। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी।
इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया था। ठीक है, चलिए आगे आगे इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो हमारे अष्टप्रधान थे ये किस किस क्षेत्र में थे। जैसे पेशवा या मुख्य प्रधान जो है राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य का मतलब होता है ये वित्त और राजस्व मंत्री था। वाक्यानविश जो है ये वर्तमान में गृह मंत्री है। सुमंत किसको बोलते हैं तो वर्तमान में विदेश मंत्री है। सचिव यानी शुरुनविश या फिर चिटनिस को किसको बोलते हैं तो राजकीय पत्र व्यवहार को बोलता है। सरे नंबर जो होता था ये सेनापति होता था। ठीक है, और न्यायाधीश हमारा जो होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे तो मुख्य न्यायाधीश। और जो पंडित राव थे ये हमारे क्या थे तो धार्मिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज ये हमारा जो है प्राचीन इतिहास से बनने वाले प्रश्नों को इसमें हमने देखा था फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीपीएससी में पूछा गया है यानी आने वाले जो बीपीएससी तैयारी है उसमें आपको इससे हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी जो है कुछ प्रश्नों को रिवीजन करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।